हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और एक 2-2.5-3 घंटे के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक कंप्रेस फॉर्म में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और आपको एक एक चीज समझा दी जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, आप नीट के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और आपको मतलब कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ ये टॉपिक मुझे आ गया है। ठीक है सर, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर मैं ये मानूंगा कि आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी बेसिक नहीं आता और मैं एकदम जीरो से इसे पढ़ाने वाला हूं और आपको मेरे साथ बने रहना है। चैप्टर को पढ़ने के लिए आपने अपने पास एक रजिस्टर रखना है जिसमें चीजें साथ के साथ नोट करनी है। अगर आप स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे नोट करने की तो इसकी पीडीएफ से आप नोट कर सकते हैं या धीरे धीरे फिर बाद में नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा है संकल्प भारत का, वहां मिलेगी। बाकी आप इसको आराम से देखकर पूरा टॉपिक समझ सकते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये मन में सवाल आता है। चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस का नंबर 2 से 3 हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर से काफी आता है। ये चैप्टर रेस्पिरेशन के साथ थोड़ा लिंक करता है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे और ध्यान से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। ठीक है सर, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा हमारा फर्ज है कि आपको टॉपिक बता दे, इस चैप्टर में हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फिर हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की, फिर बात करेंगे डार्क रिएक्शन की, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस उससे पहले बताएंगे, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखने में ये 5-6 छोटे टॉपिक लग रहे होते हैं, पर इनमें इतनी डेप्थ है और इतने कॉन्सेप्ट है कि आपको मजा आने वाला है। और आपको बेटा हम कोशिश ये करेंगे कि सारी चीजें एकदम अच्छे से समझा दें। बस आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखो, और एक चीज और श्योर रखो बेटा, ये एग्जाम के आप बहुत पहले देख रहे हो या कभी भी देख रहे हो, आपको लेक्चर समझ आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर बना लेने। मैं इसकी एक वर्कशीट अक्सर कराता हूं, वो वर्कशीट भी अगर आप कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्कशीट मतलब मेरे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो मैं आपसे पूछूं फोटोसिंथेसिस के बारे में आप क्या समझते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है। तो आप कहेंगे सर बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्लांट्स में होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और क्रॉस क्वेश्चन पूछूं कि प्लांट्स में एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है, किस लेवल पर होती है, तो आपका आंसर आएगा कि यार फोटोसिंथेसिस जो होती है ना वो सेल के लेवल पर होती है। मतलब प्लांट के अंदर भी कोई प्रॉपर सेल होता है, उसके अंदर जाकर फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस को ध्यान से देखें ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो हम यहां पर ये पाएंगे कि जैसे मान लो ये कोई प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, हमारे पास ये एक प्लांट सेल है दिस वन। इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे, ये प्लांट सेल है, इसमें मेरे पास बाहर से CO2 आती है और ये CO2 कन्वर्ट हो जाती है C6H12O6 में, जो एक ग्लूकोज है। तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, CO2 से खाना बना रहे होते हैं जिसे ग्लूकोज कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो इसमें कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन ऐड हुई है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब मैं कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, यह एक प्रकार का रिडक्शन है। यह मेरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब हम बात करते हैं रिडक्शन की तो कहीं ना कहीं मुझे यह पता होना चाहिए कि रिडक्शन के लिए मुझे हाइड्रोजन की जरूरत होगी, और वो हाइड्रोजन कहां से आती है, पानी से। तो सेल के अंदर जो पानी होता है उसकी हाइड्रोजन यहां चली जाती है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर आ रही है। दूसरा पॉइंट आपको हमने ये समझाया कि कहीं ना कहीं रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन की जरूरत है वो पानी से आती है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। तीसरा पॉइंट यह है कि रिडक्शन के लिए मुझे एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। जैसे ऑक्सीडेशन ऊर्जा बनाता है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस में मुझे ऊर्जा की जरूरत होगी, एनर्जी मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमने यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया, ये एक रिडक्शन है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब मन में सवाल आता है कि एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी आएगी कहां से। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं कि इस रिडक्शन के लिए एनर्जी आएगी कहां से, सोचो। तो एनर्जी बेसिकली कहां से आएगी बेटा, एनर्जी आती है सनलाइट से। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है, यहां पर फोटो का मतलब है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं,
इस प्रोसेस में मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी और ऊर्जा बेसिकली कहां से आएगी? मेरे पास सनलाइट से आएगी। क्या यह बात समझ में आ गई है? क्लियर है? दूसरी चीज यह है कि इस प्रोसेस में मुझे हाइड्रोजन भी चाहिए, जो कहां से आएगा? पानी से आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक बेसिक आइडिया बन गया है दिमाग में। प्लांट हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो प्रोसेस उसके सेल में होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखो, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम से होने वाला प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा? CO2 रिड्यूस होती है, किसमें? रिड्यूस इनटू ग्लूकोज। किसमें रिड्यूस हो जाती है? ग्लूकोज में ये रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो CO2 रिड्यूस हो जाती है, किसमें? ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, क्या ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है? हां सर, इसमें ऊर्जा चाहिए तो ये एंडोथर्मिक है। क्या ये प्रोसेस रिडक्शन है? हां, ये प्रोसेस रिडक्शन है। क्या इसमें कोई चीज बन रही है? तो बनने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब बायोसिंथेसिस हो रही है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? और आपको एक बात और समझनी पड़ेगी बेटा, मेरे पास सोर्स ऑफ हाइड्रोजन पानी भी हो सकता है। पानी के अलावा कुछ बैक्टीरिया में पानी के अलावा H2S होता है, तो वहां पर बाई प्रोडक्ट सल्फर बनता है। लेकिन अगर मैं पानी यूज करूंगा तो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बन रहा है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन बाहर आ रही है। तो हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, उसमें मेरे पास क्या होगा? वाटर यूज होता है एज अ हाइड्रोजन डोनर। तो वाटर यूज होगा एज अ हाइड्रोजन डोनर। इतनी बात आपके दिमाग में चली जानी चाहिए। तो यहां से आप कुछ बातें सोच पा रहे हैं। पहला, आप यह सोच पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस हमेशा किसी सेल में होता है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी यूज हो रही है, कहीं ना कहीं CO2 की रिडक्शन होती है। यह प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एनाबोलिक है। और कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आना चाहिए कि पानी जब अपनी हाइड्रोजन देता है तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। जब ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है, ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक कहते हैं। अब ये जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हायर प्लांट का क्या मतलब हो गया? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा है कि टोटल 5 ग्रुप होते हैं। 5 ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टोटल हमारे पास प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टोटल 5 ग्रुप होते हैं। अब इन 5 ग्रुप की अगर हम बात करें, ध्यान से देखें बेटा, अगर हम इन 5 ग्रुप की बात करें तो इन 5 ग्रुप में से सभी ग्रुप के जो सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पानी ही यूज होता है। इसका मतलब यह हो गया कि पूरा का पूरा प्लांट किंगडम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। क्या यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पेज पे लिखे हुए? एक बार ध्यान से देखो और सोचने की कोशिश करो। सर आपको यह पढ़ा रहे हैं कि आपके घर के आसपास जो पेड़ है, उसके सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें? ग्लूकोज में। और उसके लिए जो पानी चाहिए वो अपना आके हाइड्रोजन देता है। और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है जो सनलाइट से लगती है। इसके लिए जो स्पेशल सेल होते हैं उन्हें मीजोफिल सेल कहते हैं। अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए, चाहे एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, सभी तरह के प्लांट्स में हमारे पास हाइड्रोजन जो आती है वो पानी से आती है और बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है। ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहां पर मन में सवाल उठता है, क्या पानी के अलावा कुछ और डोनर भी पॉसिबल है? क्या पानी के अलावा कोई और भी है जो हाइड्रोजन दे सकता है? ऐसा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है, जहां पर पानी की जगह H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन डोनेट करती है। तो वहां पर सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है कि नहीं? बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलेंगे और कुछ एक छोटे सवाल हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सेलुलर प्रोसेस है कि नॉन सेलुलर है? सेलुलर है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एंडोथर्मिक है, सेलुलर है, एनाबोलिक है, चीजें बनती है। रिडक्शन ऑफ CO2 गिव ग्लूकोज, है ना? फोटोसिंथेसिस में CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सभी तरह के प्लांट्स में होता है।
तो इतना कॉन्सेप्ट हमने पकड़ लिया। एनसीईआरटी ने कहा है फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ केमिकल चेंजेस भी दिख रहे हैं और फिजिकल चेंजेस भी दिख रहे हैं। तो फिजिको मतलब फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का फिजिकल एक्सचेंज भी हो रहा है और कुछ केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्या ये पॉइंट भी हम नोट कर दें? यहां पे नोट कर देते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है सर, तो ये डायरेक्ट लाइन पूछ सकता है कि फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यस और नो आप कर सकते हैं। अब मैं आगे की कहानी शुरू कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत जरूरी प्रोसेस था। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनको लगा इसके बारे में काफी खोज करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी डिस्कवरीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें खोजी जाती हैं जिनमें काफी सारे कंट्रीब्यूशन के बाद फाइनल चीजें पता चलती हैं। ऐसा ही फोटोसिंथेसिस के लिए हुआ। फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, साइंटिस्ट लोगों को पता था। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए मुझे, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या उसमें पानी टूटता है, या ऑक्सीजन पानी से आती है। ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी 18th सेंचुरी से, मतलब 1770 के आसपास से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए थे। ये एक्सपेरिमेंट किस लिए थे? ये एक्सपेरिमेंट इस बात को लेकर थे कि कैसे हम पता करें कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें चाहिए। पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मान लो ये पेन है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस बात का सबूत और प्रूफ कैसे मिलेगा मुझे, ये सोचना है मुझे। इस बात का प्रूफ और सबूत ऐसे मिलता है कि जैसे ये पेन है, अगर इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो या तो ये ऑक्सीजन बना रहा होगा, या ये क्या कर रहा होगा, इसके अंदर, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसके अंदर मेरे पास स्टार्च बन रहा होगा। तो आपको ये मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, इसको समझना है। फोटोसिंथेसिस को लेकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। 1770 से एनसीईआरटी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं। वो सभी एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट किस चीज पर आधारित है। मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस बात का सबूत क्या है? इस बात के दो प्रूफ है, या तो ऑक्सीजन बन रही होगी या स्टार्च बन रहा होगा। क्या यहां तक मुझे लग रहा है आपको सारी बातें क्लियर हुई हैं? बताइए, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर है? हां, तो अब हम यहां से आगे चलेंगे। और आगे की बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स है। एनसीईआरटी ने कहा है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिन्हें आपको क्लास 10th में पढ़ा दिया गया था। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट था वेरीजेटेड लीफ। वेरीजेटेड लीफ क्या होती है? एक ऐसी लीफ होती है जिसमें हमारे पास काफी सारा एरिया ग्रीन होता है और उसमें कुछ एरिया नॉन ग्रीन होता है। तो जो नॉन ग्रीन एरिया होता है वहां स्टार्च नहीं बनता। तो इसमें एक ऑप्शन और होता है कि जैसे ये लीफ है, इसको मैंने ये ब्लैक पेपर से हाफ कवर कर दिया, तो स्टार्च मुझे उस पार्ट में दिखेगा जिसमें लाइट पड़ेगी। आपको समझ में आ रहा है? जैसे देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये नॉन ग्रीन एरिया, यहां स्टार्च नहीं बनेगा, ग्रीन में बनेगा। दूसरा, मेरे पास ये जो लीफ है, इसमें मैंने ये वाला हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, स्टार्च इसमें अपीयर होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि मेरे पास क्या था, लीफ जो थी उसको मैंने हाफ कवर किया। किससे? हाफ कवर विद, किससे कवर किया बेटा? ब्लैक पेपर से। जब मैंने उसको ब्लैक पेपर से हाफ कवर कर दिया तो मैंने ये देखा कि जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया जो है उसमें स्टार्च अपीयर हो रहा है। स्टार्च अपीयर कैसे टेस्ट करते हैं? आयोडीन से। क्या ये समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाए ये एक्सपेरिमेंट साबित क्या करना चाहता है, आप अपने दिमाग में खुद सोचना। ये एक्सपेरिमेंट साबित ये करना चाहता है कि ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। तो ग्रीन एरिया शो फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट ये साबित प्रूफ करना चाहता है, जिसे हम कहेंगे इन्फ्रेंस, है ना? इसे हम क्या बोलेंगे? इन्फ्रेंस बोलेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ जरा अगला एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि मान लो ये मेरे पास कोई फनल, कोई बीकर या कुछ भी ऐसा ले लो, उसमें मैंने इस कंटेनर में KOH लिया हुआ है। अब ये KOH क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो ये KOH है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लीफ के इस वाले पार्ट में CO2 नहीं मिलेगी, तो यहां स्टार्च अपीयर नहीं होगा, यहां पर कोई स्टार्च अपीयर नहीं होगा। लेकिन इस वाले पार्ट में स्टार्च अपीयर होगा
क्योंकि यहां CO2 मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, ध्यान से सुनना बेटा, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इसे हम कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मतलब आधा पार्ट ऐसे है। तो इन्फ्रेंस क्या है बेटा इसका, कि मेरे पास क्या है, CO2 चाहिए, CO2 नेसेसरी है किसके लिए, फॉर स्टार सिंथेसिस। ये हाफ लीफ वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये। तो स्टार सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो यहां पर ग्रीन एरिया चाहिए और यहां पर CO2 चाहिए, ठीक है सर। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है जो ये बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस होती है, दूसरा CO2 चाहिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्या हुआ बेटा, 1770 में के अराउंड 1770 के अराउंड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रेस्ली। जोसेफ प्रेस्ली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर करी। तो जोसेफ प्रेस्ली केमिस्ट्री में भी आएंगे। ये वही जोसेफ प्रेस्ली थे जिन्होंने 1770 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। तो हम आगे के एक्सपेरिमेंट देखेंगे जहां पे हमने देखा कि जो प्रेस्ली थे उन्होंने 1770 में कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया वो हम देख रहे हैं। उन्होंने ये ग्लास का एक जार लिया, ठीक है, इसमें कैंडल ली और इसमें क्या किया, माइस लिया। इन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद कैंडल बुझ गई, कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई और माइस सफोकेट हो गया, माइस मर गया। माइस सफोकेट का मतलब होता है माइस का मर जाना। क्या यह समझ में आ रहा है? अब उन्होंने यहां पर क्या रखा, एक प्लांट रख दिया। प्लांट जो था वो मिंट का प्लांट था। अब ये मिंट का प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा। हमें उस वक्त ऑक्सीजन नहीं पता थी, तो उन्होंने देखा कि अब क्या हुआ था, माइस भी अलाइव रहेगा और कैंडल भी जलती रहेगी, है ना। कैंडल जो है वो अपना जल रही है आराम से। तो बेलजार एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, बेलजार एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि मिंट प्लांट रेस्टोर करता है, रेस्टोर मतलब वापसी लाता है उस एयर को जो बर्निंग कैंडल और माइस ने खराब कर दी थी। कहीं ना कहीं उन्होंने CO2 बना दी थी, ऑक्सीजन खर्च कर दी थी। तो जो इन्फ्रेंस है वो इंपॉर्टेंट है। इन्फ्रेंस ये है कि जो मिंट प्लांट है वो रेस्टोर करता है, रेस्टोर मतलब वापसी लाता है, रेस्टोर एयर विच रिमूव बाय बर्निंग कैंडल एंड माइस और बर्निंग कैंडल ने जो ये एयर हटा दी थी इसको ये वापसी लाता है। अब क्या हुआ बेटा, कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम इंगेनहाउस था। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बढ़िया लगा उसे, इंगेनहाउस को अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट को एक बार दिन में करके देखते हैं और एक बार रात में। अगर मैं ये वाला सेटअप दिन और रात दोनों टाइम पे करूंगा तो दिन में तो ठीक है चल जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, रिपीट किया किसके एक्सपेरिमेंट को, प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट को। तो प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कब, एक बार डे में और देन नाइट में। फिर किसमें किया, नाइट में किया। पॉइंट क्या है वो सुनो ध्यान से। पॉइंट ये है कि नाइट में क्या था, जो मिंट प्लांट था, मिंट प्लांट ऑक्सीजन नहीं बनाता, नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, रात में फिर क्या हुआ, मिंट प्लांट के प्रेजेंस में भी ये मर गए। कौन मर गया, माइस मर गया और कैंडल बुझ गई। इसका मतलब क्या है कि मिंट प्लांट रात में ऑक्सीजन नहीं बनाता। तो इंगेनहाउस ने कहीं ना कहीं ये बताया, देखो ये बताया कि लाइट इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने क्या किया, ये एक एक्वेटिक प्लांट था, एक्वेटिक मतलब पानी में मिलने वाला प्लांट था। उस पर उन्होंने ये ब्राइट लाइट डाली, ब्राइट मतलब तेज धूप डाली। जब तेज धूप डाली तो जिस हिस्से पे लाइट पड़ी वहां ऑक्सीजन का बबल बन गया। किसका बबल बन गया, ऑक्सीजन का बबल बन गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इंगेनहाउस ने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे। इंगेनहाउस ने प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, डे टाइम पे और नाइट में रिपीट किया। उन्होंने देखा कि जो मिंट प्लांट है, ठीक है, वो रात में ऑक्सीजन नहीं बना रहा। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब हम ब्राइट लाइट डालते हैं जिस हिस्से पर, वहां बबल बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट बताई, है ना। इन्होंने क्या बताई, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और एनसीईआरटी कहती है कि इन्होंने बताया कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन डिस्कवर किसने करी, वो इन्होंने करी। पर ये वो ऑक्सीजन नहीं हम कह सकते जो प्लांट वाले, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, वो भी कब, 1774 में, ठीक है। लेकिन
इन्होंने बताया कि प्लांट ऑक्सीजन बना रही है क्योंकि वो लाइट में बनती थी। क्या यहां तक समझ में आ रही है? तो अभी तक हमने 4 एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। पहला एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि सिर्फ ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि CO2 चाहिए मुझे क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तीसरा एक्सपेरिमेंट मुझे ये बता रहा है कि भाई हमारे पास जो ग्रीन प्लांट है वो एयर की क्वालिटी ठीक कर सकते हैं। फोर्थ एक्सपेरिमेंट लाइट की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, वॉन सेक नाम से एक साइंटिस्ट है, ये सेम साइंटिस्ट है जिन्होंने आपका ये जो हम वो पढ़ते हैं ना हाइड्रोपोनिक्स 1860 में डिस्कवर किया। वॉन सेक ने क्या ऑब्जर्व किया, यह ऑब्जर्व किया कि जब प्लांट ग्रो करते हैं, व्हेन प्लांट ग्रो, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं क्या, वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज, और वो स्टोर होता है किसमें, स्टार्च। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वो स्टोर होता है किसमें, स्टार्च में स्टोर होता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये बताई इन्होंने एक चीज और बोली। इन्होंने ये बोला बेटा कि हमारे पास प्लांट में कुछ ग्रीन केमिकल होता है। वो ग्रीन केमिकल एक्चुअल में क्या है, क्लोरोफिल है, और वो स्टोर होता है किसमें, प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट इन ग्रीन बॉडी। अब ये ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इन्होंने दो बात बोली कि भाई जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है और वो स्टार्च की फॉर्म में दिखता है। दूसरा उन्होंने बोला कि कुछ ग्रीन केमिकल होते हैं, और यह भी उन्होंने बताया कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा और ज्यादा उसमें स्टार्च बनेगा। तो वॉन सेक ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह साबित किया कि जो स्टार्च है प्लांट के अंदर किसकी वजह से बनता है, इस क्लोरोफिल की वजह से स्टार्च बनता है। यह चीज समझ में आ रही है? अगर आप याद करो इससे पिछला एक्सपेरिमेंट यह कह रहा था कि लाइट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, TW एंगलमैन। उन्होंने कहा ठीक है, मान लेते हैं लाइट इंपॉर्टेंट है, पर लाइट में भी कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, यह बहुत जरूरी बात है। तो TW एंगलमैन ने बताया कि विच वेवलेंथ इज इंपॉर्टेंट, कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? विच वेवलेंथ इज इंपॉर्टेंट, कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जो इंपॉर्टेंट है। यह किसने बताया बेटा, TW एंगलमैन ने बताया। क्या यह बात समझ में आ रही है? TW एंगलमैन ने बताया कि कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, यह TW एंगलमैन ने बताया। क्या यह समझ में आ रहा है? अब इन्होंने कैसे काम किया, सुनना ध्यान से। इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक प्रिज्म ले लिया और यह लाइट का सोर्स है। इस प्रिज्म पे लाइट डाली और देखा कि वो ऐसे 7 कलर में टूट जाएगा। यहां पर उन्होंने क्या ले रखी है, एल्गी ले रखी है। ऐसे ये एक एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी, आपको पता होना चाहिए। फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पाइरोगेरा होती है, इसका नाम है क्लेडोफोरा। उन्होंने क्या किया, जब इस तरीके से लाइट को ऐसे 7 हिस्सों में ऐसे डिवाइड किया, इस तरीके से 7 हिस्सों में डिवाइड किया, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर ऐसे लिख दिया। ध्यान दो बेटा, मान लो उन्होंने देखा विबग्योर, मान लो इस तरीके से लाइट अलग अलग वेवलेंथ में गिर गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, सुनना। उन्होंने क्या किया, ये प्रिज्म लिया, प्रिज्म से ये लाइट को क्या किया, लाइट को स्प्लिट किया और उसको इस ग्रीन एल्गी पर डाला। ठीक है, अब ये देखा उन्होंने कि यहां पर रेड और ब्लू रीजन पे, ब्लू और हमारे पास रेड रीजन पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब ये बात कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या बनाएगी, फोटोसिंथेसिस देगी ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस क्या देगी, ऑक्सीजन देगी। ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा एरोबिक बैक्टीरिया को। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना बेटा। इन्होंने क्या किया, यहां पर सॉल्यूशन में एरोबिक बैक्टीरिया ले लिए। इन्होंने देखा जहां ब्लू कलर है और जहां रेड कलर है वहां ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहां ज्यादा ऑक्सीजन बन रही थी। मेरी बात समझ में आई है? मैं आपको यह कह रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीजन के, और वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में ज्यादा होती है, इसीलिए वहां ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए। तो ये जो मैंने बनाए हैं ना बेटा, ये क्या है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ये वाले एरोबिक बैक्टीरिया। क्या ये बात समझ में आई? तो TW एंगलमैन ने बताया ब्लू और रेड वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, ब्लू और रेड वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, दे ऑल्सो ड्रॉ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम।
अब ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है जरा बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब होता है वेवलेंथ, एक्शन का क्या मतलब है उसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक्शन का मतलब होता है काम, प्लांट कौन सा काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो मैं अगर एक ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान दो बेटा, मैं अगर एक ग्राफ प्लॉट करूं जिसमें मैं इधर लिख दूं वेवलेंथ और इधर मैं लिख दूं फोटोसिंथेसिस, जिसको मैं ऑक्सीजन से रिलेट करूं, तो मैं ये देखूंगा कि ब्लू और रेड में ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी एज कंपेयर टू अदर वेवलेंथ। जैसे यहां पर मान लो बीच में दूसरी वेवलेंथ है, तो ब्लू और रेड पर ज्यादा ऑक्सीजन बनी, देख पा रहे हो। तो इसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम? एक ग्राफ है वेवलेंथ और ऑक्सीजन के बीच का। क्या ये बातें समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर है? तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया है, किसके बीच में, है ना, किसके बीच में, वेवलेंथ और फोटोसिंथेसिस के बीच में, उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया किसके लिए? क्लोरोफिल ए के लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी लिखती है वो मैच करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था, ठीक है। तो अभी तक हमने 6 एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। पहले में बताया है ग्रीन एरिया इंपॉर्टेंट है, दूसरे में बताया CO2 इंपॉर्टेंट है, तीसरा बेल जार एक्सपेरिमेंट जहां पर ग्रीन प्लांट रेस्टोर करते हैं एयर क्वालिटी, ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं ग्रीन प्लांट, ये बताया किसने? इंगेनहाउस ने। और लाइट इंपॉर्टेंट है। फिर वॉन सैक ने बताया कि जब प्लांट ग्रो करेगा तो ग्लूकोज बनेगा और वो स्टार्च में स्टोर होगा। उसके बाद हमारे पास TW एंगलमैन ने बताया कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम वैन नील है। वैन नील जो थे वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। जब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, तो कहीं ना कहीं उनका काम बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस पे हो सकता है, सही है? हाँ सर, ठीक है। तो ये काम कर रहे थे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन पर, तो ये बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन पे काम कर रहे थे। एक तरीके से बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पे ये इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो हम क्या समझते हैं इन्होंने क्या काम किया? सुनना ध्यान से। हम ये समझते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, ध्यान से देखना बेटा, फोटोसिंथेसिस जो होती है उसके 2 स्टेप होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, फोटोसिंथेसिस जो होती है उसके 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, उसमें क्या होता है? सबसे पहले पानी टूटता है, ठीक है, H2O ब्रेक करता है, और उसके बाद क्या होता है? किसी कंपाउंड A को इसकी हाइड्रोजन दे देते हैं, यहां पर बन जाता है AH और साथ में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन जाता है। फिर दूसरे स्टेप में, जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये AH जो है CO2 को अपनी हाइड्रोजन दे देता है, ये AH यहां आके CO2 को हाइड्रोजन दे देता है, तो ये बन जाता है ग्लूकोज, और ये वापसी A बन जाता है ताकि पहले स्टेप में यहां यूज हो सके। अब इन्होंने ये बोला कि जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया में, ध्यान सुनेंगे, सम बैक्टीरिया में मेरे पास पानी नहीं है, H2S इज अ हाइड्रोजन डोनर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो H2O ही है जो हाइड्रोजन दे रहा है, तो हाइड्रोजन डोनर H2S है कुछ बैक्टीरिया में। ऐसे बैक्टीरिया का नाम है पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। हरा है और सल्फर बनाता है, और पर्पल है और सल्फर बनाता है। इस तरह के बैक्टीरिया थे जिनमें ऐसा देखा गया। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करी वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमारे पास H2O एंड H2S कैन बी हाइड्रोजन डोनर। जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी हो, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। अगर पानी होगा तो ऑक्सीजन हमेशा कहां से आती? यहां से। तो हम दूसरा लिख सकते हैं, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ऑलवेज कम, हमेशा कहां से आएगी? ऑलवेज कम फ्रॉम वाटर, वो हमेशा पानी से आएगी जब H2O को यूज करेंगे एज अ हाइड्रोजन डोनर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन डोनर की तरह अगर हम यूज करेंगे तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? H2S। ठीक होगी बात? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया मस्त बात है ये। अब इसके बाद हम ये बात कह रहे हैं कि H2S एंड H2O ये हाइड्रोजन डोनर हो सकते हैं। O2 प्रोड्यूस ऑलवेज कम फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन हमेशा कहां से आती है? पानी से आती है। यह भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान सुनेंगे, इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हम ये देखेंगे
इन्होंने क्या किया, एक टेक्निक यूज की जिसे रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। सर सुनने में तो बहुत भारी टेक्निक है, पर ये है क्या, सुनना ध्यान से। मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसकी किसी चीज को रेडियो एक्टिव कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है मेरे पास। पानी में अगर मैं हाइड्रोजन को रेडियो एक्टिव कर दूं तो वो हाइड्रोजन मुझे किसके अंदर मिलेगी, ग्लूकोज के अंदर। अगर पानी में मैं ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव कर दूं तो वो बाई प्रोडक्ट में आएगी। तो रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक क्या है, उससे हम किसी का प्रोसेस पता लगा सकते हैं, मतलब एक तरीके से निशान लगा दिया कि कौन कहां जाएगा। रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक क्या होती है, यह पता लगाने के लिए होती है कि कैसे क्या चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव ली तो वो मुझे ग्लूकोज में ना मिलके सिर्फ ऑक्सीजन में मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया, यूज किया रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, जिससे यह पता चलता है कि ऑक्सीजन ऑलवेज कम फ्रॉम वाटर। अब जब यह वाली बात सही लग रही है तो उन्होंने इक्वेशन को करेक्ट किया। जैसे आप बचपन से इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो, 6H2O प्लस 6CO2 बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2। पॉइंट ये है, यहां पर जो सोचना पड़ेगा आपको कि जितनी भी ऑक्सीजन है, जैसे यहां पर कितनी ऑक्सीजन है सर, 12 ऑक्सीजन है, पर यहां पर कितनी है, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। पॉइंट ये है कि इनके अकॉर्डिंग, वैन नील के अकॉर्डिंग सारी की सारी ऑक्सीजन कहां से आती है, पानी से। तो इन्होंने इस इक्वेशन को ठीक कर दिया, यहां पे 12H2O कर दिया और 6CO2 कर दिया, C6H12O6 कर दिया और साथ में यहां पर 6O2 और अलग से 6H2O लिख दिया। तो इससे यह पता चल रहा है कि यहां 12 ऑक्सीजन है और यहां भी मेरे पास क्या है, अगर आप देखो ध्यान से, कहां गया ये रहा है, यहां भी मेरे पास क्या है, 12 ऑक्सीजन है। तो ये उन्होंने क्या की, इक्वेशन करेक्ट की। तो जो सही इक्वेशन है वहां पर मुझे 12H2O से लेना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 6 लूंगा तो यहां पर 12 ऑक्सीजन है और सारी की सारी ऑक्सीजन कहां से आ रही है, सारी की सारी ऑक्सीजन पानी से आती है। तो ये इस तरीके से उन्होंने इक्वेशन करेक्ट करी, किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो मेरे पास यहां 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके काम से दिमाग ब्लॉक हो जाता है कई बार लंबा जब हम पढ़ते हैं। पॉइंट ये है कि वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पे काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन सिर्फ पानी से नहीं आती, कुछ बैक्टीरिया में H2S से भी आती है। इससे यह साबित हो रहा है कि जो भी ऑक्सीजन है वो हमेशा किससे आएगी, पानी से आएगी। ठीक है, क्योंकि पानी टूटता है। इन्होंने यूज की रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, इससे साबित भी करके दिखाया कि अगर मैं रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेता हूं तो वो हमेशा किसमें मिलता है, पानी में, सॉरी एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद उन्होंने इस इक्वेशन को ठीक किया, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन है 12 है पर यहां पर 6 है। इससे यह हो रहा था कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन आ रही थी, नहीं, ऑक्सीजन हमेशा किससे आएगी, पानी से। क्या यहां तक ठीक है, बताओ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बेटा। अब हम लोग इस चैप्टर के अगले पार्ट में आ गए, जहां पर हमें यह सीखना है कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है। ठीक है, आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए जिनसे यह साबित हो गया कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, और फोटोसिंथेसिस में या तो ऑक्सीजन बनती है या स्टार्च बनती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है प्लांट में, तो आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास ग्रीन प्लांट्स में होती है। ग्रीन प्लांट्स में भी कहां पर हो रही है, मेनली लीफ पर। लीफ में खास तरह के सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स। जो सेल्स हमारे पास लीफ में जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है उन्हें क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और फिर उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो हमने क्या किया है, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करी है और उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट में ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये इनर मेम्ब्रेन है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं। यहां पर मेरे पास जो मैट्रिक्स है, लिक्विड है, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, इसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो डार्क रिएक्शन के होते हैं। किसके होते हैं, डार्क रिएक्शन के। ठीक है, अब ये जो है इसे हम मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको थाइलाकॉइड कहते हैं। तो ये जो बन गया इसको हमने क्या बोल दिया, थाइलाकॉइड बोल दिया। और ये जो एक पूरा है इसे ग्रैनम कहते हैं, बहुत सारे थाइलाकॉइड को। तो इसलिए इस थाइलाकॉइड को क्या नाम दे दिया, ग्रैनल।
जैसे 1 2 3 4, ये थाइलाकॉइड को हमने ग्रेनम कह दिया, तो ये वाला थाइलाकॉइड क्या कहलाएगा? ग्रेनल थाइलाकॉइड कहलाएगा। सही है सर। ये वाला जो थाइलाकॉइड है इसे हम स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमल लैमेली, लैमेली मतलब मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास दो पार्ट है। एक है हमारे पास स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में मेरे पास एंजाइम होते हैं, किसके? एंजाइम होते हैं डार्क रिएक्शन के। इसके अलावा क्या होता है मेरे पास? यहीं पर शुगर फॉर्म होती है। इसके अलावा इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम भी होता है। तो ये चीजें भी मेरे पास किस में होती है? स्ट्रोमा में। और अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम की, मेम्ब्रेनस सिस्टम की, मेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब होता है मेम्ब्रेन। जैसे ये मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की है, लिपिड बाइलेयर समझ में आता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसे ही ये मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। सोचो, तो ऐसे ही ये वाली मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है, इसे हम मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। इसमें मेरे पास कौन कौन से थाइलाकॉइड आ जाते हैं? स्ट्रोमल, स्ट्रोमल लैमेली, और साथ के साथ क्या आ जाते हैं? ग्रेनल थाइलाकॉइड आ जाते हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो थाइलाकॉइड मैंने यहां लिखे हैं, इनके ऊपर पिगमेंट लगे रहते हैं जो लाइट रिएक्शन कराते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स। अब सवाल यह उठता है कि ये जो पिगमेंट्स हैं, ये क्या हमें, ये जो पिगमेंट्स इस पे लगे हुए हैं, क्या ये एक एक पिगमेंट मिलता है या किसी ग्रुप में मिलता है? तो आपको ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारे पास ये जगह स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है और इस मेम्ब्रेन पर मेरे पास लाइट रिएक्शन होता है। इसे हम मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। स्ट्रोमल लैमेली और ग्रेनल थाइलाकॉइड है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि पिगमेंट जो होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं और उस ग्रुप के साथ हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं फोटोसिस्टम। क्या वर्ड यूज करते हैं? फोटोसिस्टम। तो आपके पास जो ग्रेनल थाइलाकॉइड है उस पे PS2 और PS1 फोटोसिस्टम 1 होता है और स्ट्रोमल लैमेली पे सिर्फ PS1 होता है। ये स्ट्रोमल लैमेली इस पे सिर्फ PS1 होता है, ग्रेनल वाले पे PS2 PS1 होता है। अब अभी तक आपको यह समझ में आ गया बेटा यहां पे कि मेरे पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन की लोकेशन, काम को बांट दिया गया है। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है और डार्क रिएक्शन यहां स्ट्रोमा में होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है हमारे पास लोकेशन अलग अलग है, डिफरेंट लोकेशन है। किसकी? डिफरेंट लोकेशन ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? लाइट और डार्क रिएक्शन की डिफरेंट लोकेशन है। आगे की बात कर लेते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस की जो लोकेशन है वो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। मेम्ब्रेन वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें मेरे पास स्ट्रोमल लैमेली है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे पास ग्रेनल थाइलाकॉइड है। और हमारे पास क्या है? ग्रेनल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लैमेली को मिलाकर हमने नाम दिया है। ठीक है सर। लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन यही थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है ना, उस पर पिगमेंट अटैच होते हैं। उस पर क्या है? मेरे पास पिगमेंट अटैच है, ये हमने पढ़ा। और डार्क रिएक्शन की लोकेशन क्या है? स्ट्रोमा, वहां पर उसके एंजाइम होते हैं। इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कह रहे हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि डार्क रिएक्शन क्या होता है बेटा, जिसमें शुगर बनती है। डार्क रिएक्शन का यह मतलब नहीं होता कि वो रात में होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि वो नाइट में नहीं होता, बट इट रिक्वायर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। उसे डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, इट रिक्वायर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। उसे लाइट रिएक्शन का क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डार्क रिएक्शन जो है वो नाइट में नहीं होता, पर उसे प्रोडक्ट चाहिए। किसका? लाइट रिएक्शन का उसको प्रोडक्ट चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ये चीज देखो बेटा, ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास क्या है? सेल है। ठीक है, अब इस सेल में मेरे पास, ध्यान से सुनना बेटा, इस सेल में मेरे पास ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर आप देखोगे इवनिंग में क्लोरोप्लास्ट ऐसे लगे रहते हैं पैरेलल टू मेम्ब्रेन, और यहां पर लगे रहते हैं परपेंडिकुलर टू मेम्ब्रेन, मतलब इस तरीके से लगे रहते हैं। यही एनसीईआरटी ने बोला है। तो हम लगभग एनसीईआरटी सारी कवर कर रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट की जो पोजीशन है, इवनिंग में देख रहे हो जब लाइट ऐसे आती है तो पैरेलल लगे रहते हैं, और आफ्टरनून में ऐसे लगते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गई? तो अभी हमने ये सीखा है
कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी बनता है, NADPH बनता है और ऑक्सीजन बनती है। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होती है। उसको कराने के लिए पिगमेंट जो है वो फोटो सिस्टम की फॉर्म में होते हैं। ग्रैनल थाइलाकॉइड पर PS1 PS2 दोनों होता है और स्ट्रोमल लैमेली पे सिर्फ PS1 होता है। यहां तक मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई है। अब यहां से हम आगे जाएंगे और हम आज बात करेंगे सबसे पहले लाइट रिएक्शन की। ठीक है, हम बात करने वाले हैं लाइट रिएक्शन की। इसमें जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहला टॉपिक मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाऊंगा पिगमेंट क्या होते हैं। आज आपको पिगमेंट का एक नया नजरिया देंगे जिससे आप सोच पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पिगमेंट के एग्जांपल्स बताएंगे, पिगमेंट कैसे फंक्शन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊंगा। इस तरीके से हम मूव करने वाले हैं लाइट रिएक्शन में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पिगमेंट। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं व्हाट इज पिगमेंट, पिगमेंट क्या है, ठीक है, पिगमेंट क्या है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर यह होगा कि यार सर पिगमेंट जो होता है वो कलर होता है। पिगमेंट क्या होता है, कलर होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों का यह आंसर होगा, पर मैं क्लियर करता हूं बेटा, पिगमेंट ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं सिर्फ कलर होता है, नहीं। पिगमेंट क्या होता है, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे समझते रहे हैं कि बचपन से आपको पढ़ाया गया है कि यार लाइट जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, किसमें, कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी से हम खाना बनाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, आपने पढ़ा भी है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, क्रिएट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लांट के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होनी